आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता गोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय वीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के रूप में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वह टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर का 9th पेपर है, जिसका नाम है इंडियन रूरल सोसाइटी। इसके हम यूनिट 1 का एक चैप्टर है जनजाति की अवधारणा एवं विशेषताएं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनजाति क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसका अर्थ क्या है, इससे संबंधित किसने परिभाषाएं दी हैं। अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके निर्धारण की कसौटियाँ देखेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे और इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस विषय पर मिलकर चर्चा करते हैं। तो उसकी प्रस्तावना हम देखते हैं। सबसे पहले तो सभ्यता के विकास के आधार पर यदि हम मानव समाजों को 3 मुख्य भाग में विभाजित करें तो इन्हें हम जनजाति, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में बांट सकते हैं। आज हम जिन विश्वासों, संस्थाओं और मूल्यों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके मौलिक और सरलतम रूप को समझने के लिए जनजातीय समाजों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मानव विकास के इतिहास से स्पष्ट होता है कि मानव हजारों वर्षों में विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंच सका है। एक लंबे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जानवरों के शिकार और फल फूल के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। गुफाएं और घने वृक्ष ही उसका आवास थे। कृषि का आविष्कार और पशुपालन का आरंभ होने से विशिष्ट मानव समूहों ने स्थायी रूप से किसी विशेष भूभाग पर रहना आरंभ किया। विभिन्न मानव समूहों के विकास की प्रक्रिया भी एक दूसरे से बहुत भिन्न रही है। कुछ समूहों को अपने क्षेत्र में विशेष संसाधन मिल जाने से वे तेजी से आगे बढ़ गए, जबकि अनेक मानव समूह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण एक सरल जीवन व्यतीत करते रहे। इन्हीं सरल समाजों को हम जनजातीय समाज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जनजाति का क्या अर्थ है। साधारणतया जनजाति का अर्थ एक ऐसे मानव समुदाय से समझ लिया जाता है जिसका जीवन, रीति रिवाज और व्यवहार के तरीके बहुत आदिम अथवा आदिकालीन विशेषताओं से युक्त हो। इसी कारण भारत में 1891 की जनगणना में बैंस ने घने जंगलों, पहाड़ों, पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले समुदायों को वन्य जाति अथवा जंगली जाति के नाम से संबोधित किया। सन 1931 की जनगणना के अध्यक्ष J.H. हटन ने इन समूहों को आदिम जाति नाम दिया। एल्विन ने इसे सभ्यता का सबसे मौलिक प्रतिनिधि मानते हुए इनके लिए आदि निवासी अथवा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। रिजले और ग्रिगर्सन ने भी इसी शब्द को अधिक उपयुक्त माना। G.S. घुरिये ने यह माना कि इन समूहों के जीवन और धार्मिक विश्वासों में हिंदू धर्म के अधिकांश तत्वों का समावेश है। इस कारण इन्हें पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित करना अधिक उचित है, लेकिन इनमें से किसी भी एक शब्द पर समाज विज्ञानी एक मत नहीं थे। भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी के शब्द ट्राइब को जनजाति शब्द के द्वारा संबोधित किया गया। शाब्दिक रूप से जनजाति का तात्पर्य उस समूह से है जो लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है अथवा जिसका जीवन बहुत सामान्य प्रकृति का होता है। जनजातियों की परिभाषाएं देखें तो हम गिलिन एवं गिलिन के अनुसार देखते हैं, स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। मर्डॉक ने भी इसकी परिभाषा दी है कि जनजाति एक भिन्न भाषा और संस्कृति वाला सामाजिक समूह है
जिसका एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। अनुसूचित जनजातियाँ। विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या का कुछ भाग जनजातियों से संबंधित है, लेकिन भारत की जनसंख्या में जनजातियों का विशेष महत्व है। वर्तमान में भारत की विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या का 9 करोड़ से भी अधिक। सन 1931 की जनगणना के अनुसार जो है, इनको पहली बार जनजातियों का अध्ययन किया गया और इनकी संख्या का पता लगाया गया। तो उस समय देश की जनजातियों की संख्या जो थी वो 2.24 करोड़ थी तथा छोटी बड़ी जनजातियों की कुल संख्या जो है वो 838 थी। इन जनजातियों का जीवन एक लंबे समय तक बहुत उपेक्षित रहने के कारण स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा किसी भी पिछड़े हुए आदि समुदाय को एक जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से जनजातियों की सूची में किसी भी नई जनजाति के नाम को जोड़ने अथवा निकालने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिन जनजातियों की एक सूची तैयार की गई है, उन्हीं जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण की कसौटियाँ। अब हम किन जनजातियों को या किन आदिम समूहों को जनजाति की सूची में रखेंगे, इसके लिए कुछ कसौटियाँ हैं। ये कसौटियाँ हैं जिसकी उत्पत्ति किसी जनजाति समुदाय द्वारा हुई हो, जो भौगोलिक रूप से पृथक किसी पिछड़े क्षेत्र में निवास करती हो, जिसका जीवन आदिम विशेषताओं से युक्त हो, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हो। इन 4 कसौटियों के आधार पर सन 1950 में 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया। अनेक राज्यों के राज्यपाल की सलाह के आधार पर इस सूची में बहुत सी दूसरी जनजातियों के नामों को जोड़ा जाता रहा। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़कर 541 हो चुकी है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.20% भाग था। इस आधार पर वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 9 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। जनजातियों में कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं जो शेष समाज से अलग दृष्टिगोचर होती हैं। व्यवहारिक रूप में जनजाति एक सरल समुदाय है। जनजाति समाज इस कारण सरल होते हैं कि प्रत्येक जनजाति गांव साधारणतः एक वन समूह का विस्तृत रूप होता है, जिसके फलस्वरूप इसके सभी निवासियों के बीच बहुत प्रत्यक्ष, घनिष्ठ तथा औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। बहुत सीमित साधनों के कारण इनका जीवन स्तर सरल होने के साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं का रूप भी परंपरागत होता जाता है। इसे भिन्न विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। ये विशेषताएं हैं, पहला है एक क्षेत्रीय समूह। जनजातियों को एक क्षेत्रीय समूह कहा जाता है क्योंकि एक जनजाति के सभी व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं। निश्चित भूभाग में साथ साथ रहने के कारण उनमें एक दृढ़ सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। अनेक जनजातियां ऐसी हैं जो स्थान परिवर्तन करती रहती हैं, लेकिन ये स्थान परिवर्तन एक विशेष भूभाग के अंतर्गत ही होता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण राजनीतिक रूप से भी जनजातियों का जीवन अधिक संगठित देखने को मिलता है। साधारणतया एक जनजाति के लोग किसी बाहरी समूह के लोगों को क्षेत्र में आने से रोकते हैं। यह भूभाग कोई जंगली, पठारी, सीमांत प्रदेश अथवा पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है। दूसरी विशेषता है सामान्य भाषा। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक अलग भाषा होती है तथा इसी भाषा के माध्यम से एक जनजाति के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की समानता जनजाति संस्कृति को प्रभावपूर्ण बनाती है तथा लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। उसके बाद तीसरी विशेषता है विस्तृत आकार।
अधिकांश जनजातियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। भारत में अनेक जनजातियां ऐसी भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या लाखों तक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं संथाल, गोंड तथा भील। ये ऐसी जनजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 30-30 लाख के से भी अधिक है। ये जनजातियां बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। चौथी विशेषता है अंतर्विवाही समूह। जनजाति एक अंतर्विवाही समूह है। इसका तात्पर्य है कि एक जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जनजाति के नियमों के अनुसार उनकी पंचायत द्वारा उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जिनमें अनेक गोत्र समूह पाए जाते हैं। हिंदुओं की तरह जनजातियों में भी अपने गोत्र से बाहर विवाह करने का प्रचलन है। इस तरह का जो जनजातियों में अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम देखने को मिलते हैं, ये बहुत कुछ जाति के समान ही देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात है पांचवी विशेषता है इसकी सामान्य संस्कृति। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इस संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और जादुई क्रियाएं होती हैं, उनका भी समावेश होता है। जनजाति के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय मुखिया और दूसरे प्रभावपूर्ण लोगों का कार्य जनजातीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखना होता है। छठवीं विशेषता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। प्रत्येक जनजाति की एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना होती है। जीवन की लगभग सभी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन एक जनजाति के लोग अपने ही क्षेत्र में कर लेते हैं। परंपरागत रूप से शिकार करना, खाने योग्य पदार्थों का संग्रह करना तथा जंगलों से जड़ी बूटी और लकड़ी एकत्रित करके आसपास के कस्बों में बेचना अधिकांश जनजातियों की आजीविका का मुख्य साधन रहा है। अब बहुत सी जनजातियां जैसे कृषि, दस्तकारी, पशुपालन, गृह उद्योग और औद्योगिक श्रम के रूप में भी जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। अनेक जनजातियों में आज भी हम देखते हैं वस्तु विनिमय जो प्राचीन मतलब एक वस्तुओं के लेन देन का एक माध्यम था, उसके द्वारा आज ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी लगी हुई हैं। अनेक जनजातियों में आज भी हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन जो समाज की विशेषता है वो देखने को मिलती है। उसके बाद सातवीं विशेषता है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति में मुखिया और जो वयोवृद्ध जो लोग रहते हैं वो पंचायत द्वारा व्यवहार के नियम निर्धारित करते हैं और व्यक्तियों के आचरण पर नियंत्रण रखते हैं। इन नियमों का प्रभाव सरकार के कानूनों के ही तरह होता है। व्यक्ति को मिलने वाला दंड या पुरस्कार का निर्धारण जो है जनजाति के जो वृद्ध जन की एक परिषद होती है उनके द्वारा किया जाता है। आठवीं विशेषता है पृथक धार्मिक विश्वास। जनजातीय धर्म में आत्मावाद, मानववाद और प्रकृति की पूजा की प्रधानता है। धार्मिक विश्वासों से जादुई क्रियाओं संबंधी जो विश्वास इस तरह घुल मिल गए हैं कि इन्हें धर्म से अलग हम नहीं समझ सकते। बहुत से जनजातियों में जादुई क्रियाएं करने वाले लोगों को जो है ओझा या पुरोहित के रूप में सम्मान दिया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। इसके बाद भी तुलनात्मक रूप से जनजातीय धर्म की बहुत सी विशेषताएं हम देखते हैं वो हिंदू धर्म के बहुदेवत्व संबंधी विश्वासों तथा पुनर्जन्म विचारों से मिलती जुलती है। उसके बाद नौवीं विशेषता है एक समरूप समुदाय। एक जनजाति के लोगों में प्रजाति लक्षणों में समानता होती है। लोगों के जीवन स्तर में अधिक जो है भिन्नता हमको नहीं देखने को मिलती है। सामाजिक रूप से अगर हम इनको देखें तो ये लगभग जो है एक समान होते हैं। इनके बीच जातियों की तरह ऊंच नीच का कोई संस्करण नहीं होता। एक जनजाति के सदस्य समान प्रौद्योगिकी के द्वारा ही खेती अथवा दस्तकारी का कार्य करते हैं। सामूहिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख विशेषता है। इसी कारण विभिन्न जनजातियों में आज हम विशेषीकरण का अभाव देखने को हमको मिलता है। अब हम देखते हैं कि जनजातियों की प्रकृति क्या है। तो जनजाति की प्रकृति के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार
एक जनजाति की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इसे एक लघु समुदाय का नाम दिया है। इनके अनुसार मानवता के संपूर्ण इतिहास में मानव जीवन का सबसे स्पष्ट रूप लघु समुदाय के रूप में ही विद्यमान रहा है। रेडफील्ड ने लघु समुदायों को इसकी 4 विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। इसकी पहली विशेषता है लघुता। लघुता का तात्पर्य समुदाय का आकार इतना छोटा होना है कि उसके सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हों और घनिष्ठ संबंधों के कारण समानता की भावना से बंधे हों। दूसरी विशेषता है विशिष्टता। इसका तात्पर्य है कि एक लघु समुदाय के सदस्य अपने निवास क्षेत्र के बारे में जागरूक होते हैं तथा दूसरे समूहों की तुलना में उनकी भिन्नता को कोई भी बाहरी व्यक्ति देख और समझ सकता है। तीसरा है समरूपता। लघु समुदाय के सभी सदस्यों के जीवन में समरूपता देखने को मिलती है, अर्थात उसके खान पान, वेशभूषा, विचारों, विश्वासों, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा आजीविका उपार्जित करने के तरीकों में समानता पाई जाती है। चौथी विशेषता है आत्मनिर्भरता। लघु समुदाय इस कारण भी आत्मनिर्भर होता है कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हुए व्यक्ति उसी के अंदर अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि जनजाति एक लघु समुदाय है। राल्फ पिडिंगटन ने भी अ, समाज की प्रकृति या जनजातीय समाज की प्रकृति को 5 विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। पहली है एक निरक्षर समाज। जनजातीय समाज को एक निरक्षर समाज कहा जाता है क्योंकि इनमें साधारणतया लेखन या लिपि का अभाव होता है। दूसरी विशेषता है एक सरल समाज। जनजातीय समाज एक सरल समाज है। विभिन्न जनजातियों का निर्धारण अनेक सामाजिक समूहों जैसे परिवार, गोत्र, अर्धांश के आधार पर होता है। इसके फलस्वरूप सदस्यों के बीच बहुत अधिक घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है नातेदारी का महत्व। एक जनजाति में विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्धारण नातेदारी अथवा क्षेत्र के आधार पर होता है। फिर है प्रौद्योगिकी विकास निम्न। एक विशेषता है तो जनजातियों में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी विकास या प्रौद्योगिकी की जानकारी का स्तर बहुत ज़्यादा निम्न होता है या इससे जो है बिल्कुल अछूते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है श्रम विभाजन का अभाव। तो मौलिक रूप से जनजातियों में विशेषीकरण और श्रम विभाजन का अभाव देखने को मिलता है। अधिकांश सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं सामूहिकता के आधार पर ही की जाती हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहने वाला वह अंतर्विवाही तथा आत्मनिर्भर समुदाय है जो एक सामान्य भाषा और संस्कृति से बंधा रहता है, कुछ विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, बाहरी समूहों के प्रति संकालु होता है तथा एक दृढ़ सामुदायिक भावना के आधार पर संगठित रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जनजातीय अवधारणा और इसकी विशेषताओं से संबंधित ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।